हेलो दोस्तों, डेली वन लाइनर साइंस के सवालों में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 6। इससे पहले 1 2 3 4 5 तक करवा चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे 6। इसमें वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाए जाते हैं जो एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार 10 बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कन्फर्म श्योर शॉर्ट आना ही आना है इस टाइप का क्वेश्चन। और इसमें लगभग 15 से 20 मिनट अगर आप टाइम देते हैं पर डे तो आपका साइंस का टॉपिक इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी एग्जाम दोगे तो वहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपका साइंस का तो आता ही आता है। और रेलवे और एसएससी में तो कंफर्म 100% आएगा ही आएगा साइंस का। और उसमें से भी वन लाइनर सवाल अगर आप बना दोगे तो वहाँ से आपका 1 नंबर तुरंत बन जाता है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे 20 वन लाइनर सवालों को एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर में। एक सेकेंड में यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, एक सेकेंड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 नंबर में। तो 1 नंबर सवाल हम लोगों के पास क्या भैया, सबसे फर्स्ट नंबर सवाल हम लोगों के पास है कि विद्युत धारा को मापा जाता है। तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो इसको इलेक्ट्रिक करंट, इसको मापा जाता है आमीटर से। विद्युत धारा को हम लोग इंग्लिश में अगर बोलने का प्रयास करें तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं दोस्त? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इसको हम लोग मापते हैं किससे हैं? इसे हम लोग मापते हैं आमीटर से। किससे? आमीटर से, आमीटर से मापते हैं। अब देखो इसमें आमीटर आप लोग देखे होंगे ना, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। विद्युत धारा का अगर आपको एसआई यूनिट पूछ दिया जाए, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका एसआई यूनिट पूछ दिया जाए तो इसको आप बोलोगे कि ये हमारा हो जाएगा एम्पियर। तो यही एम्पियर से यहाँ पे अम ले लिया गया है। और मीटर, कोई भी चीज़ को नापते हैं हम लोग तो मीटर उसका लास्ट में जोड़ देते हैं सफिक्स के रूप में। तो यहाँ पे अम से ले लिया गया आमीटर, और मीटर का मतलब है मापना। तो विद्युत धारा का जो आपका कह देगा कि इसको मापा किस में जाता है, तो वो हमारा मापा जाता है आमीटर में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास अगर देखने का प्रयास करें तो अदिश राशियां हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में लोग? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब बोल रहा है कि अदिश राशियां कौन कौन से हैं। तो आप ये जो 4 आपको 5 दिख रहा है, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये 5 अगर आप बात कर लेते हैं तो आपका अदिश राशि से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये आपको छांटने के लिए दिया जाता है कि इसमें से कौन सा अदिश राशि है बताइए, इसमें से कौन सा अदिश राशि नहीं है सो बताइए। तो अदिश राशियां कौन कौन है? सबसे पहला कार्य, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी, ताप को बोलते हैं टेम्परेचर, समय को टाइम और चाल को स्पीड। ये जो आपको 5 दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं? अदिश राशियां हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास है कि सदिश राशियां क्या होते हैं, सदिश राशियां क्या हैं। सदिश राशियां हैं तो इसको हम लिख देते हैं, सदिश राशियां कौन कौन सी है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला नंबर त्वरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एक्सेलरेशन बोलते हैं। और दूसरा नंबर में हमारा है बल, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे फोर्स। और 3rd नंबर में हमारा विस्थापन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। और 4 नंबर में आपका संवेग है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मोमेंटम। तो ये आपको 4 जो देख रहे हैं, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ठीक है। एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम, ये सभी क्या भैया? वेक्टर क्वांटिटी हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कई बार बता चुके हैं। जो राशियां का से दिशा के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका दिशा भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जो राशियां का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में आप त्वरण को देखोगे, बल को देखोगे, विस्थापन को देखोगे, संवेग को देखोगे, तो इसमें सभी का परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। जैसे किसी के ऊपर हम एक्सेलरेशन लगाते हैं तो कौन सा दिशा में, ऊपर, नीचे, दायां, बायां, राइट, लेफ्ट, कहाँ लगाते हैं उसमें दिशा होता है। इसीलिए ये सारे राशियों को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के पास है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के पास है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य को देखिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। और सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य क्या होता है? आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ से एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक प्रिज्म से यहाँ से अगर कोई प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं? पास करते हैं, तो ये प्रकाश इस प्रिज्म में जैसे जाता है यहाँ से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 7।
7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और सबसे नीचे में हमारा रहता है वायोलेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बैगनी, और सबसे ऊपर में हमारा होता है यहाँ पे रेड, जिसे हम लोग बोलते हैं लाल। तो बोल रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगधैर्घ्य किसका होता है। तो देखिए, सबसे अधिक अगर तरंगधैर्घ्य की बात किया जाए तो सबसे अधिक तरंगधैर्घ्य होता है रेड का यानी कि लाल का, और सबसे कम तरंगधैर्घ्य होता है वायोलेट का यानी कि बैगनी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे अधिक हो जाएगा लाल का और सबसे कम होगा बैगनी का। देखिए, जो सबसे कम डेविएट करेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है सो वायोलेट कलर, जिसको हम लोग बोलते हैं बैगनी हिंदी में, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बैगनी, ये देखिए सबसे अधिक मुड़ गया है, एकदम नीचे चला गया। ये सीधा जाएगा तो उसको कम मुड़ा है, और जो सीधा नहीं जाएगा वो ज़्यादा मुड़ा है। तो देखिए, ये जो बैगनी कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सबसे अधिक मुड़ा है, मतलब सबसे अधिक डेविएट किया। डेविएट का हिंदी ही होता है मुड़ना। तो वायोलेट कलर सबसे अधिक मुड़ा है और रेड कलर सबसे कम मुड़ा है। अब जो चीज़ रास्ता में चलेगा और जो सबसे कम डेविएट करेगा, सबसे कम मुड़ेगा, सबसे कम दिशा को परिवर्तन करेगा, वो तो सबसे लंबा दूर तक जाएगा ना। अगर मान लीजिए आप बाइक से चलाते हुए जा रहे हैं तो बाइक को अगर घोराट ज़्यादा मिलेगा तो बाइक आपका उसका स्पीड ऑटोमेटिक धीरे हो जाएगा, और इसको अगर घोराट नहीं मिलेगा, एकदम सीधा रास्ता मिलेगा तो उसका स्पीड ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे अधिक तरंगधैर्घ्य होता है भैया रेड कलर का, और सबसे कम तरंगधैर्घ्य होता है बैगनी कलर का। ये आप कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। क्लास 9 में आपको पढ़ना है, 10 में पढ़ना है, और 11-12 में भी पढ़ना है इस सब चीज़ के बारे में आपको। और ये आपका कॉम्पिटिटिव, हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपको तैयारी करवाते हैं, तो यहाँ पे उतना डिटेल में जाना जरूरी नहीं है प्रूफ वगैरह में। तो आप समझ गए कि रेड कलर का जो है सो सबसे अधिक होता है तरंगधैर्घ्य, और बैगनी कलर का जो होता है वो सबसे कम तरंगधैर्घ्य होता है। यहाँ से एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का रंग जो आपको नीला दिखाई पड़ता है वो किस कारण दिखाई पड़ता है। तो वहाँ से आपको एक उसका आंसर मारना है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है अगर प्रकाश का लाइट, अगर जो लाइट हमारा बिहेवियर वायोलेट, इंडिगो, रेड, व्हाइट, ब्लैक, ये सब जो प्रकाश हम लोग का है, ये प्रकाश अगर इसका तरंगधैर्घ्य कम रहेगा तो ये ज़्यादा छितराएगा, मतलब ये ज़्यादा क्या होगा, स्कैटर होगा, ज़्यादा ये हो जाएगा, बिखरेगा। और जो ज़्यादा बिखरेगा वही रंग हमको आकाश में ज़्यादा दिखाई देगा। तो जो आपका ब्लू कलर का होता है, जो नीला कलर का जो रंग होता है, उसका जो स्कैटरिंग, उसका जो बिखराव होता है वो ऊपर में ज़्यादा होता है। इस वजह से हम लोगों को जो आसमान है वो क्या दिखाई देता है भैया? नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे आप ये याद रखिएगा। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगधैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग के पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। प्रत्यास्थ को अगर हम लोग इंग्लिश में बोलने का प्रयास करें तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होता क्या है? अगर हम किसी पदार्थ को, सबसे इसको इजी भाषा में समझिए, हम किसी पदार्थ को कितना अधिक उसको खींच सकते हैं, यही उस पदार्थ का प्रत्यास्थता कहलाता है। जैसे कि आपको बोलेगा लोहा को भैया थोड़ा खींचना, तो आप नहीं खींच पाओगे, कहोगे भैया इसको तो पूरा टाइट है, वो कैसे खींच पाएंगे। और यही आपको बोलेगा कि रबड़ को खींच के दिखाइए, तो रबड़ को आप आराम से खींच देते हैं। पैंट जब आप पहनते हैं तो वहाँ रबड़ लगाते हैं हाफ पैंट में, तो वो रबड़ को आप आराम से खींच देते हैं, तो वो होता है प्रत्यास्थ उसका। अब इसी तरह से आपको प्रत्यास्थ के बारे में एक चीज जानना है कि इसका सबसे अधिक प्रत्यास्थ किसका होता है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है भैया स्टील का। किसका होता है भैया? स्टील का। आप कहोगे भैया कि हम स्टील को खींच नहीं पाते हैं, तो आप नहीं खींच पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसको खींच के काफ़ी लंबा दूरी तक खींचा जा सकता है। किसको? स्टील को। तो आप आराम से कह सकते हो कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ जो होता है भैया वो हमारा होता है स्टील। क्या होता है भैया? स्टील का। रबड़ भी होता है, आपका स्प्रिंग भी होता है, हर कुछ होता है, लेकिन सबसे अधिक पूछा जाए तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि स्टील ही होता है। इस बात को आप मिस मत कीजिएगा। आप कहिएगा कि भैया स्टील एक प्रकार का धातु है, ये कैसे तिराएगा, लेकिन ये तिराता है। इस बात को आप याद रखिए, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। सबसे अधिक जो प्रत्यास्थ होता है वो किसका होता है भैया? स्टील का होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग के पास है, सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु कौन सा है भैया? तो सबसे कठोर धातु हमारा है प्लेटिनम। क्या है मेरे दोस्त? सबसे कठोर धातु क्या है मेरा? प्लेटिनम है। इसको सीधा याद रखिएगा, ये आवर्त सारणी में पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इसका आता है। प्लेटिनम का इतना लंबा नहीं आता, लेकिन इसको आवर्त सारणी में आपको पढ़ना पड़ता है। तो सबसे कठोर धातु क्या है भैया? तो वो हमारा है प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग के पास है,
कि शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क का मतलब क्या होता है भैया, ड्राई चीज को हम लोग अक्सर शुष्क बोलते हैं। कोई भी चीज सूखा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे शुष्क। जैसे नहीं बोलते शुष्क बालू, शुष्क वायु, उसी तरह से शुष्क बर्फ को हम लोग शुष्क बर्फ क्या कहलाता है, शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है भैया, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है कि परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं, देखिए मेरे दोस्त, ये मान लीजिए कि आपका परमाणु है, तो परमाणु के नाभिक में यहाँ पे आपका एक होता है, आपका एक नहीं मतलब इसमें होता है प्रोटॉन। सबसे पहले परमाणु के अंदर में होता है प्रोटॉन, और दूसरा इसमें होता है भैया हमारा न्यूट्रॉन। क्या होता है भैया मेरा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु के बाहरी कक्षा में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है यहाँ पे भैया हमारा, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि परमाणु के नाभिक में रहते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। लेकिन आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया भैया वो किए हैं जे थॉम्सन। किसने किए हैं मेरे दोस्त, जे थॉम्सन ने किए हैं इलेक्ट्रॉन का खोज। और यहीं से अगर आपको प्रोटॉन का खोज के बारे में पूछ दिया जाए तो प्रोटॉन का खोज किया आपका यहाँ पे गोल्डस्टीन। किसने किया है मेरे दोस्त, गोल्डस्टीन ने किया है प्रोटॉन का खोज। और यहीं से आपको पूछ दिया जाए कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, तो इसमें आप टिक मार के आइएगा कि चैडविक ने इसको खोज किया है। न्यूट्रॉन को आप देखिए आज कर सकते हैं इसका खोज कि चैडविक किया कैसे, तो न्यूज से अगर आप देखोगे तो न्यूज से यहाँ पे नया ले लीजिए और चैडविक से यहाँ पे ले लीजिए चड्डी। जो चड्डी पहनते हैं हम लोग जंघिया, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट मतलब देहाती भाषा में चड्डी। तो न्यू चड्डी पहना है, न्यू चड्डी। तो न्यू से आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन और चड्डी से हो जाएगा आपका चैडविक। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन को भी आप याद रख सकते हो, गोल्डस्टीन ने इसका खोज किया है। तो प्रोटॉन को कैसे याद रखोगे, प्रोटॉन का मतलब हो गया प्रोटीन। प्रोटीन आदमी के लिए मतलब गोल्ड के बराबर है, सोना के बराबर है। अगर आपका बॉडी में प्रोटीन का मात्रा कम है तो आप सूख जाओगे, आपका बॉडी एकदम लगेगा लेचराइल जैसन। तो आप याद रखिएगा कि प्रोटॉन जो है सो गोल्ड के समान है हमारे बॉडी के लिए। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। ठीक है, अब इसी तरह से आप ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो इसको आप बताइए कि आप इसको किस ट्रिक से याद कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन ने किया। ठीक है, ये तो वैसे हमको याद हो गया, इतना बार आपको पढ़ा चुके हैं जो। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग के पास है भैया कि बर्तनों के कलई के लिए प्रयोग किया जाता है। एक सेकंड, पेन में लेना है लाल। क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना है मेरे दोस्त, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो बर्तन के कलई में हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं भैया, तो बर्तन में कलई के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अमोनियम क्लोराइड का। किसका, अमोनियम क्लोराइड का। इसका अगर फार्मूला आपको पूछ दिया जाए कि इसका केमिकल फार्मूला बताओ, तो इसका रासायनिक फार्मूला होता है NH3Cl होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, NH3Cl होता है। तो बर्तनों में कलई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बर्तन में उसका बाहर में जो होता है उसमें कुछ चीज़ का लपेट मतलब लेप लगाया जाता है। ठीक है, तो वही लेप को हम लोग लगाते हैं किसका, तो अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग के पास है भैया, क्वेश्चन नंबर 10 है कि पटाखों में हरा रंग होता है। पटाखों में जो वही पटाखा जो आप दिवाली में और आप छठ में उड़ाते हो, वही पटाखा का बात किया जा रहा है कि पटाखों में हरा रंग होता है। तो हरा रंग इसमें किस कारण से होता है, हाँ हरा रंग उसमें क्या किस कारण से होता है, तो बेरियम के कारण होता है। किसके कारण, बेरियम के कारण। बेरियम के कारण क्या होता है भैया, पटाखों में हरा रंग होता है। इसको सीधा याद रखिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर अगर हम लोग बढ़ने का प्रयास करें तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग के पास है भैया कि नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं। देखिए कोई एक बर्तन होता है, उस बर्तन में क्या होता है भैया, उस बर्तन में अगर आप खाना खाओगे या फिर कुछ बनाओगे तो उस बर्तन में वो चीज़ उसमें चिपकता नहीं, उसमें सटता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप चावल बनाए बर्तन में, तो वो बर्तन में अगर आप चावल बनाएंगे किस में, नॉन स्टिक बर्तन में, तो उस बर्तन में चावल चिपकेगा है नहीं बर्तन से। तो नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं, उसका जो परत बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो बना होता है भैया हमारा टेफ्लॉन का। किसका, टेफ्लॉन का बना होता है। आप याद रखिएगा किसका, टेफ्लॉन का बना होता है। नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं
टेफ्लॉन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। आप सबसे पहले अक्रिय गैस को बात करें तो अक्रिय गैस को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भैया हमारा नोबल गैस। और नोबल गैस में आप इतना ही याद रखिएगा, सबसे पहला हीलियम, दूसरा नियॉन, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टन और पांचवा क्रिप्टन के बाद आपका हो जाएगा रेडॉन। आप इतना ही याद रखिए। ठीक है, कैट हो गया 2, 2, 4 और 5, ये 5 ही आप याद रखिए। अब 5 से आपका काम चल जाएगा। हीलियम का सबसे पहला प्रयोग होता है भैया, ये गुब्बारा में भरा रहता है हीलियम। नियॉन का प्रयोग हम लोग करते हैं लैंप में। आर्गन क्रिप्टन के बारे में आप मत ज़्यादा जाइए। उसके बाद आपका आता है सबसे लास्ट में यहाँ पे रेडॉन। रेडॉन का जो प्रयोग हम लोग करते हैं भैया, रेडॉन जो है इसके बारे में अक्सर ये पूछा जाता है कि रेडॉन जो है सो वायुमंडल में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो आप आंसर टिक मारेंगे कि रेडॉन जो अक्रिय गैस होता है ये वायुमंडल में क्या होता है भैया, नहीं पाया जाता है। आप इसको याद रखिए, रेडॉन को आप रखिए एक याद इसको राड से। 1 नंबर का राड है कौन, रेडॉन। राड मतलब क्या हो गया, मतलब खत्म इंसान है, ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, एकदम छुप के रहता है। तो वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस जो होता है वो हमारा होता है भैया हमारा रेडॉन। ठीक है, क्या होता है रेडॉन। हीलियम जो ये जो आपका नोबल गैस है तो आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका आवर्त सारणी है, ये आपका आवर्त सारणी है, तो इस आवर्त सारणी में अगर हम लोग बात करें तो जो रेडॉन का जो आपका नोबल गैस का जो स्थान होता है वो 18वें ग्रुप में होता है। किसमें मेरे दोस्त, 18वें ग्रुप में। सबसे पहले आपका आता है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, उसके बाद आता है नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, उसके बाद आता है आर्गन, 10 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 18, उसके बाद आपका होता है क्रिप्टन, इसमें 36 जोड़ दीजिए। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है, लेकिन आप क्रिप्टन तक याद रखिए ना, आपका काम चल जाएगा एग्जाम में आसानी से। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग के पास है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुब्बारों में प्रयोग होता है। गुब्बारों में क्या प्रयोग होता है भैया, तो गुब्बारों में हमारा प्रयोग होता है किसका, हीलियम गैस का। अभी जस्ट आपको बताएं कि गुब्बारा में हीलियम गैस। अब कहोगे भैया गुब्बारा में हीलियम गैस का प्रयोग होता ही क्यों है, तो इसमें हीलियम गैस का इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि हीलियम जो गैस होता है वो होता है हल्का। अब हल्का चीज हम जितना गुब्बारा में कम डालेंगे, जितना हल्का चीज गुब्बारा में डालेंगे गुब्बारा तो उतना ही ऊपर जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए साइंस के कॉन्सेप्ट से कि कोई भी वस्तु जितना हल्का रहेगा वो उतना ऊपर तक उठेगा, जो चीज जितना हल्का रहेगा वो उतना ऊपर तक उठेगा। उसी तरह से आप यहाँ याद रखें कि हीलियम जो है वो क्या है, हल्का गैस है, इसीलिए क्या होता है भैया ऊपर उठता है और इसीलिए इसको गुब्बारों में भरा जाता है। और यहाँ पे याद रखिएगा वायुयान के जो टायरों में भरा जाता है वहां पे हीलियम गैस का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग के पास है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है भैया, फोटोग्राफी में जो फोटो कैमरा हम लोग लेते हैं उसमें से प्रयोग होता है। उसमें क्या प्रयोग होता है भैया, तो उसमें हमारा प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। अब इसका पूछ देगा कि भैया सिल्वर ब्रोमाइड का तो प्रयोग होता ही बतिया हम जानते हैं, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड का केमिकल फार्मूला बताओ। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का अगर आपको फार्मूला पूछ लिया जाए तो आप इज्जत के साथ बोलिएगा कि AgBr होता है। AgBr होता है सिल्वर का फार्मूला। सिल्वर का जो देखिए भैया ये जो आपको यहाँ पे Ag दिख रहा है इसका एटॉमिक नंबर होता है 47, और यहाँ पे जो आपको ब्रोमीन दिख रहा है इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 35। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है रेलवे में, तो आप बता दीजिएगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो किस में करते हैं भैया, फोटोग्राफी के अंदर करते हैं। और यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का अगर हम लोग पूछें कि इसका बताओ भैया केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है हमारा AgBr। अब AgBr, Ag का मतलब हो गया अर्जेंटीनम और B का मतलब हो गया ब्रोमीन। ठीक है, Ag का मतलब हो गया अर्जेंटीनम और Br का मतलब हो गया ब्रोमीन। सिल्वर हम लोग इंडियन बोलते हैं, लेकिन जब इस धातु का खोज हुआ था सिल्वर का उस समय इसका नाम अर्जेंटीनम रखा गया था, और अभी भी इसका नाम अर्जेंटीनम ही है, लेकिन हम लोग इंडियन में इसको बोल देते हैं क्या, सिल्वर बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों के पास है भैया, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग के पास है, यहाँ पे आप देखेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इसका आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहाँ पे जुड़ जाइए, और वहाँ पे आप इज्जत के साथ इसका PDF को ले सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या फिर आप हमारा ट्विटर हैंडल को जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स से नहीं जुड़े हैं
तो आपका लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हर जगह हमारे साथ जुड़ कर रह सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं 100% रेलवे, SSC और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहाँ पे क्वेश्चंस मैथ, साइंस, रीजनिंग और इंग्लिश से आते हैं, सारे का हम यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं आसानी से। अब देखिए बोल रहा है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता, आप अक्सर अगर आप देखोगे तो कोई जल से देखिएगा आपका दाल अच्छा से नहीं बनता है, मतलब दाल आपका सिजता ही नहीं, दाल आपका बॉयल नहीं होता है। और कोई पानी से क्या होता है कि दाल आपका इज्जत के साथ आसानी से क्या हो जाता है भैया, बॉयल हो जाता है। तो जहाँ पे आप देखिएगा कहीं कहीं देखिएगा आपका कपड़ा भी साफ आराम से नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी होता है कठोर, होता है वो हार्ड, और शर्ट के अंदर आप अगर शर्ट धो रहे हो तो शर्ट के अंदर पानी घुसता ही नहीं है, तो उस पानी को हम लोग बोलते हैं कठोर पानी। लेकिन हाँ, कठोर पानी को हम लोग मृदु पानी बना सकते हैं, उसको पंछुछुर जिसको बोलते हैं। खान सर का स्टूडेंट है तो कभी कभी आपको उसका डायलॉग बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जो आप देखोगे पूरा पतला होता है। आप मान लीजिए कि पानी में डाल दिए सरफ तो पानी हो जाएगा पतला, अब पानी जैसे होगा पतला शर्ट का एकदम कोना कोना में घुस जाएगा। तो देखिए बोल रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को हम लोग दूर कर सकते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, जल में क्या मिला रहता है कि उसमें कठोरता आ जाता है, तो याद रखिएगा उसमें मिला होता है हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। क्या मेरे दोस्त, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। ये आपको कैल्शियम से आप याद रखिएगा कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 12, ठीक है, 20 और 12। तो इस दोनों के क्या होते हैं भैया, हमारा बाइकार्बोनेट क्या होता है, घुला रहता है, इस वजह से जल की अस्थायी कठोरता होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। पानी की अस्थायी कठोरता आपको मैं बता ही दिए, शर्ट आपका साफ नहीं होगा, दाल सिझेगा नहीं, चावल नहीं सिझेगा, आप समझ जाइएगा कि वो पानी आपका कठोर है। तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है, कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं, तो इसको हम दूर कर सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्त, पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा, यानी कि KCl के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, KCl के द्वारा। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आपको पूछेगा तो होता है 19, और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 17, ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या भैया, कि लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। आप देखिएगा कोई थाना वगैरह में या फिर कोई ट्रक वगैरह कहीं पलट जाता है, या फिर रेलवे का जो ट्रैक होता है वो, उसमें जंग बहुत अधिक मात्रा में लगता है। आप कहोगे भैया जंग लगता कैसे? अब कोई भी वस्तु अगर पानी और ऑक्सीजन के या नमी के संपर्क में आएगा तो उसमें जंग लगना एकदम पर कन्फर्म है, वो जंग उसमें लगेगा ही। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे में जंग ना लगे इसके लिए साइंटिस्टों ने कुछ दिमाग लगाया। तो लोहे में जंग से बचाने के लिए उसमें क्या चढ़ाई जाती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका लोहा है, अब लोहा के ऊपर कुछ चीज़ हम चिपका देंगे तो लोहा गंदा नहीं होगा, वो ऊपर वाला चीज़ गंदा होगा। और ऊपर में अगर कोई ऐसा चीज़ उसके ऊपर चिपका दें जो चीज़ रिएक्शन करता ही नहीं है हवा जल पानी से, तो उसमें क्या होगा, जंग लगेगा ही नहीं। तो वही काम किया जाता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर, इसके ऊपर जो होता है वो चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर जो होता है लेप लगाया जाता है। किसका? तो उसमें लगाया जाता है जिंक की परत का। किसका? लेयर ऑफ जिंक। किसके ऊपर क्या किया जाता है भैया, लेयर ऑफ जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ से आपको पूछ देगा कि भैया बताइए आप कि जिंक का जो होता है वो एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो याद रखिएगा जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा होता है 30, ठीक है, 30 होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है भैया, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए सुचालक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं भैया हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। और यहीं पे अगर आपको कुचालक के बारे में पूछ लिया जाए, किसके बारे में भैया, कुचालक के बारे में, तो कुचालक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, कुचालक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। अगर यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, मतलब किसमें विद्युत सुगमता पूर्वक आराम से मतलब जा सकता है, जिसमें विद्युत को जाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, अवरोध किसी तरह का नहीं, किसी तरह का रेसिस्टेंस पैदा ना हो, तो वो हमारा होता है भैया
चांदी। क्या होता है? चांदी। अगर चांदी आपका ऑप्शन में ना रहे तो आप यहाँ पे मार सकते हैं किसका भैया? सोना को। ठीक है, चांदी या फिर सोना को। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो होता है चांदी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका संकेत होता है Ag, और इसका जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 47। लेकिन यही पूछ लिया जाए कि विद्युत का कुचालक क्या होता है। जैसे मान लीजिए धातुएं है, एक प्रकार से जो शीशा है आपका 82 नंबर का Pb, जिसको हम लोग बोलते हैं शीशा, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 82, ये जो होता है भैया ये हमारा विद्युत का कुचालक होता है। मतलब इससे विद्युत जो है सो इस पार से उस पार नहीं जाएगा। मतलब ये एक तरह से वायर का काम नहीं करता है। इसको आप घर में प्रयोग नहीं कर सकते हैं किसी बल्ब को जलाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो आप याद रखिएगा कि विद्युत का जो कुचालक होता है वो हमारा होता है Pb, यानी कि 82 नंबर इसका एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग शीशा बोलते हैं। और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है भैया वो हमारा होता है चांदी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आपको और पूछ लिया जाता है, जो सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सोल्डर, हाँ, किसी चीज़ को सोल्डरिंग करने के लिए मान लीजिए कि आपको लोहा से लोहा को जोड़ना है, तो उसमें आप सोल्डर का देखिएगा प्रयोग करते हैं। तो सोल्डर में जो आपका प्रयोग करते हैं उसमें से कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि सोल्डर जो धातु होता है भैया ये किसका किसका मिश्रण है, ये किसका किसका मिश्रण होता है। तो जो हमारा सोल्डर होता है ये हमारा मिश्रण होता है किसका? Pb प्लस Sn का, यानी कि शीशा प्लस टीन का। किसका भैया? शीशा प्लस टीन का जो होता है वो होता है हमारा मिश्रण। क्या? तो सोल्डर। अब आप कहोगे भैया शीशा और टीन का मिश्रण होता है, इसको आद कैसे रखें? तो आप सीधा आद रखिएगा, सी यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से टी, यानी कि आप आद रखिएगा सीधा सी टी से याद रखिएगा। जो हमसे तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे आपका आएगा सोल्डर तैसे आप याद रखिएगा सीटी जो मारते हो किसी को देख के, वही वाला सीटी का बात कर रहे हैं। तो सी से आप याद रखिएगा शीशा और टी से याद रखिएगा टीना। अगर ये दोनों को मिला देते हैं, ये दोनों को मिला के हम लोग कोई दूसरा धातु बनाते हैं तो वो हमारा बन जाता है भैया हमारा सोल्डर। क्या बन जाता है? सोल्डर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों के पास है कि कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा का मतलब हो गया भैया हमारा आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन। आप देखोगे कहीं कहीं फिल्म का शूटिंग होता है और आप मान लीजिए कि उसको बरसात का शूट करना है और उसको शूट करना है गर्मी के दिनों में। अब वो बचवा क्या करेगा? अब उस समय वो बरसात करवा पाएगा? उसका औकात नहीं कि भगवान को बोल के कहो भगवान साहब बारिश हो जाओ, तो वो नहीं करवा सकता है। तो आपको यहाँ याद रखना कृत्रिम वर्षा वो करवाता है। देखते होंगे आप फिल्म वगैरह में कृत्रिम वर्षा, जो उसका जब मन करे तब वो कृत्रिम वर्षा करवा देगा, अपना मन मुताबिक वर्षा करवा देगा। तो कृत्रिम वर्षा में जो हमारा प्रयोग होता है भैया वो किसका प्रयोग होता है? तो वो हमारा प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड का। किसका प्रयोग होता है मेरे दोस्त? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा के लिए, मतलब कि आर्टिफिशियल रेन के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग के पास है भैया कि लोहा का जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26, क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24 और निकेल जिसका एटॉमिक नंबर होता है 28 के मिश्र धातु है। मतलब अगर लोहा को, क्रोमियम को और निकेल को अगर हम मिक्स कर दें किसी खास रेशियो में तो इससे हमारा कौन सा धातु बनेगा? तो इससे जो हमारा धातु बनेगा भैया वो हमारा होगा स्टेनलेस स्टील। क्या बनेगा मेरे दोस्त? स्टेनलेस स्टील बनेगा। अब इसको सिंपली से आप याद कैसे रखोगे? आप सिर्फ ये डाटा याद रखिएगा 24 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26 और 26 में जो जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 28। तो 24 में हमारा होता है भैया क्रोमियम, 24 में हमारा होता है क्रोमियम और 26 में आपका होता है भैया हमारा आयरन और 28 में आपका होता है हमारा निकेल। तो अगर ये 3 धातुओं को जोड़ देते हैं 24, 26, 28 तो हमारा स्टेनलेस स्टील बन जाता है। और यही आपको पूछ रहा है कि लोहा, क्रोमियम और निकेल को अगर हम लोग जोड़ दें तो इससे हमारा कौन सा धातु बनेगा? तो वो हमारा हो जाएगा भैया स्टेनलेस स्टील बनेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग के पास है भैया कि हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित होता है। सबसे पहले आप देखिए, अगर आप अपने बॉडी के अंदर झांक के देखोगे, अपने शरीर के अंदर झांक के देखोगे तो आपको एक हड्डी और एक दांत, ये 2 ही चीज ऐसा नजर आएगा जो आपको लगेगा सबसे कठोर है। जैसे आप किसी का गाल को छोड़ोगे देखोगे भैया एकदम गुलगुल मस्त है, ये तो कठोर है नहीं।
माथा छुओगे, कहीं भी छुओगे, सब जगह आपको लगेगा गुलगुल एकदम पूरा एकदम मुलायम। लेकिन ये दांत को अगर आप छुओगे, ये वाला दांत हो या फिर हड्डी को कहीं आप टच करोगे, ये सब जो हड्डी इसके भीतर में है, तो ये हड्डी को आप देखोगे तो एकदम टाइट नजर आता है, एकदम इसका हाई डेंसिटी होता है। तो हड्डियों और दांतों में किस कारण से, हड्डियों एवं दांतों में क्या उपस्थित रहता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा है, तो आप कहोगे कैल्शियम फॉस्फेट। क्या? कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है भैया हमारा, वो हड्डी में और दांत में क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, अब इस तरह से 21 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और शायद अब आगे क्वेश्चन है ही नहीं। एक क्वेश्चन आपके पास और है, 21 नंबर में आपका था हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित रहता है तो कैल्शियम फॉस्फेट। अब 22 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 में भैया कि सोल्डर जो है सो मिश्रण है किसका, अभी आपको जस्ट बताएं, Pb प्लस Sn का जो है भैया हमारा मिश्रण है, कौन चीज, सोल्डर। अब इसको Pb को हम लोग बोल देते हैं सीसा, Pb को हम लोग बोलते हैं सीसा, एक सेकंड, Pb को हम लोग बोलते हैं सीसा, और यहाँ पे Sn को हम लोग बोलते हैं टीन, तो CtOCt, तो सोल्डर जो मिश्रण है भैया वो सीसा और टीन का मिश्रण है, आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 22 तक ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही हमेशा वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है।